नमस्कार मु तपस्विनी। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्य गठन मध्य असंभव। अर्थात जीविका और शिक्षा उभय जीवन गठनर प्रमुख अंग। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होछि। तामाने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबो। तेणु पिलांक भविष्य गठनर सेही गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिछि। लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़ार सुजोग देइछि। तेबे आमर ए प्रयास एमिति ही जारी रहिबो। प्रत्येक दिन दक्ष शिक्षक माने पिलांक क्लास नेबे एवं तांको प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि 10म श्रेणी हिंदी। क्लास नेबे प्रताप महाराणा सार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उस्ता प्रायोजित जी ओडिशा लाइव क्लास को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रताप कुमार महाराणा, हिंदी शिक्षक, सत्संग सरकारी उच्च विद्यालय में कटक से आया हूं। अब तो कोरोना महामारी का तांडव चल रहा है। हमारे विद्यार्थी बहुत असुविधाएं का सम्मुखीन हो रहे हैं। इस समय पढ़ाई की साधन उनके पास कुछ नहीं है। इस समय हमारे सामने आए हैं जी ओडिशा लाइव क्लास। इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। सारे ओडिशा आज लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं ओस्ता के नेतृवृंदों को और जी ओडिशा के परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की एक हिंदी सौरभ पुस्तक से एक कविता लेकर आया हूँ। तो कविता पढ़ने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा, बाल कृष्ण अपनी माँ के पास मक्खन खाने के लिए कैसे हट करते थे, उसी प्रकार सभी बच्चे अपनी अपनी माँ के पास हट करते हैं। कोई खिलौने के लिए हट करते हैं, कोई पैसों के लिए हट करते हैं, कोई अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए हट करते हैं, तो कोई पोशाक खरीदने के लिए हट करते हैं। आज के विषय में ऐसे ही एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास हट करता है, क्योंकि उसे एक झिंगोला चाहिए। एक झिंगोला सिलवाने के लिए वह अपनी माँ के पास हट करता है। बच्चों, तुम जानते हो वह बच्चा कौन है? तो वह बच्चा है चांद। तो आज की शीर्षक है चांद का झिंगोला। तो देखिए स्लाइड में, चांद का झिंगोला। यह कविता पढ़ने से पहले मैं तुम्हें इसके कवि के बारे में परिचित कराना चाहूँगा। तो इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। भारत के स्वतंत्रता के पहले वे विद्रोही कवि माने गए थे और स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्रीय कवि बन गए। इस महान कवि का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा स्थान है सिमरिया घाट, वहाँ पर हुआ था। अपनी छात्रावस्था से उनका काव्य रूप सामने आ गया था। वे केवल गद्य ग्रंथ नहीं, कविता में और गद्य ग्रंथ, ये दोनों में उनका प्रतिभा थी। तो आइए उनके कुछ प्रमुख कविताओं और कुछ प्रमुख गद्य ग्रंथों के बारे में हम जान लेंगे। तो देखिए स्लाइड में, देखिए काव्य ग्रंथ हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हरे को हरिनाम, बापू, दिल्ली आदि। तो उनके कुछ प्रमुख गद्य ग्रंथ हैं देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इतना ही नहीं, इस महान कवि को अनेक सम्मान भी मिला था। तो देखिए क्या क्या सम्मान
उन्हें प्राप्त हुआ था। स्लाइड में देखिए, 1959 में साहित्य अकादमी की तरफ से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो संस्कृति के 4 अध्याय इस गद्य ग्रंथ के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था। वे राज्यसभा के सम्मानित सदस्य भी थे। भारत सरकार की ओर से उन्हें 1959 को पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, 1972 में उर्वशी महाकाव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तुम लोगों तो जान लिया कवि के बारे में। तो अब हम इसकी कविता जो है चांद का झिंगोला, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं तुम्हें इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो देखिए, तो ये चांद का झिंगोला एक व्यंग्य कविता है। ये व्यंग्य क्या है? तो हमारे प्रश्न में यह प्रश्न हमारे मन में आता है, ये व्यंग्य क्या है, व्यंग्य कविता क्या है? हमारे समाज में कुछ अन्याय को सीधे रूप में न कहकर टेढ़ी रूप में प्रकट करना, यह है व्यंग्य। इसे कविता के रूप में बताया जाता है या किसी कहानी के बारे में बताया जाता है। तो आज हम कविता के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। तुम लोग जानते होंगे, छोटे बच्चे दिन व दिन बढ़ते हैं, उनके लिए तो पोशाक सिलवाना बहुत सरल काम है, परंतु यहाँ चांद एक झिंगोला चाहता है। उसका आकार रोज बदलता है, वह कभी एक नाप में नहीं रहता। तुम लोग जानते होंगे, ये चांद कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। ऐसे कि पूर्णिमा के दिन वो बहुत बड़ा गोल मटोल बन जाता है और अमावस्या के दिन ऐसे भी होता है, वह लुप्त रह जाता है। किसी की आंखों को वो दिखलाई नहीं पड़ता है। तो उनकी माँ चिंता में पड़ जाती है, किस नाप लेकर मैं मेरा पुत्र चांद के लिए एक झिंगोला सिलवा दूं जिसे वह रोज पहन सके। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी हमें यह सीख देने की कोशिश की है, जो सदा अस्थिर हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, तो अब हम यह कविता वाचन करेंगे। तो स्लाइड में देखिए, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता है कोई भाड़े का। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता है कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तो इसके बाद दूसरा स्लाइड देखिए। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ।
जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब तू यही बता न तेरे किस रोज लीवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तू यही बता न तेरे किस रोज लीवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो बच्चों, यह कविता तुम तो सुन लिया। अब हम इस कविता में क्या क्या कठिन शब्द हैं, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, और इस कवितांश की हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए, मैं 2-2 कवितांश लेकर मैं व्याख्या करूंगा और इसके कठिन शब्द को बताऊंगा। तो इसके बाद स्लाइड देखिए। पहला कवितांश। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इसमें क्या क्या कठिन शब्द हैं देखिए, और अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो अपनी कॉपी में कॉपी रखिए और इसमें ये कठिन शब्द को लिखिए। तो देखिए, पहला कठिन शब्द है हट करना। पहला पंक्ति में क्या है? हट करना। ये जो हट करना, इसका अर्थ है जिद्दी करना, जिद्दी करना। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो। ये जो सिलवाना, यह एक क्रिया है। यह प्रेरणार्थक रूप में लिखा गया है। सीना, सीना जो क्रिया, इसका प्रेरणार्थक रूप है सिलवाना। सीना, सीना क्रिया से यह आया है सिलवाना। तो उसके बाद देखिए, ऊन। ये जो ऊन जो शब्द हैं, ऊन भेड़ या बकरी के रोए, जिसे हम पश्म कहते हैं, जिससे गर्म पोशाक तैयार किया जाता है, वह है ऊन। झिंगोला, झिंगोला यानी कुर्ता, कुर्ता। तो ये झिंगोला एक ढीला ढाला वस्त्र है, कुर्ता है, जिसे छोटे बच्चे पहनते हैं। तो इसके बाद द्वितीय कवितांश में क्या क्या कष्ट शब्द हैं लिख लीजिए। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। सन सन, ये जो सन सन जो शब्द हैं, ये हवा की आवाज़ है। हवा जब बहती है उससे आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ सनसन। ये सनसन एक प्रकार के आवाज़, एक प्रकार की आवाज़, हवा की आवाज़, सनसन।
सनसन चलती हवा रात भर। हवा यानी पवन, हवा का अर्थ है क्या? पवन। ठीक है। जाड़े से मरता हूं। जाड़े यानी ठंडे, जाड़े का अर्थ है ठंडे। ठिठुर ठिठुर कर, ठिठुरना, सिकुड़ना, सिकुड़ते सिकुड़ते हुए या कांपते कांपते हुए, है ठिठुरना। ठिठुरना यानी सिकुड़ना। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठीक है। तो अब हम पहला कवितांश की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, दिनकर जी का कहना है, एक दिन चांद अपनी माँ के पास हट किया। चांद ने हट किया, हे माँ, मेरे लिए एक मोटा ढीला ढाला ऊन का एक झिंगोला सिलवा दो, क्योंकि मैं रात में यात्रा करता हूँ, सनसन करके हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण मैं ठीक रूप से यात्रा नहीं कर पाता। मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं सिकुड़ते सिकुड़ते हुए, कांपते हुए किसी भी प्रकार मैं यात्रा पूरी करता हूँ, परंतु मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हे माँ, मुझे एक झिंगोला चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कवितांश 3 और 4, इसमें कवि क्या कहते हैं। तो अगले स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में देखिए, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। कवि कहते हैं, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता है कोई भाड़े का। इसमें क्या कठिन शब्द हैं देखिए। इसमें जो शब्द हैं आसमान, ये जो आसमान जो शब्द हैं, इसका अर्थ है आकाश या गगन। आसमान, इसका अर्थ है गगन या आकाश। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आसमान का सफर और यह सफर, सफर यानी यात्रा, सफर यात्रा। मौसम है जाड़े का। मौसम यानी ऋतु, मौसम, इसका अर्थ है ऋतु। न हो अगर तो ला दो कुर्ता है कोई भाड़े का। न हो अगर तो, अगर यानी यदि, अगर यानी यदि, तो ला दो कुर्ता है कोई भाड़े का। ये भाड़ा शब्द से भाड़े हुआ है। भाड़ा, भाड़ा का अर्थ है किराया, किराया। ठीक है। तो उसके बाद चौथा कवितांश देखिए। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। सलोने, सलोने यानी सुंदर, मनोहर। सलोने, सुंदर या मनोहर। तो उसके बाद देखिए, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। कुशल, कुशल का अर्थ है मंगल, मंगल। जादू टोना, जादू टोना
किसी का जादू लग जाना, या नजर लग जाना, यानी नजर लग जाना। ठीक है, तो अब हम इस कवितांश की हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए तीसरा कवितांश, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। दिनकर जी का कहना है चांद आसमान का सफर करता है। तुम लोग जानते होंगे चांद पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। ऐसे ही वह रोज यात्रा करता है। आसमान का सफर और यह चांद का जो यात्रा, यह आसमान का यात्रा है। मौसम है जाड़े का और यह समय है जाड़े का समय है, ठंडे की समय है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो चांद कहता है मैं आसमान का सफ़र करता हूँ, ये जाड़े का मौसम है। यदि माँ कुर्ता न झिंगोला न हो सकता, यदि तुम सिलवा न दे सकते, तो मेरे लिए एक कुर्ता भाड़े में या किराया में ला दो। मैं इसे पहनकर यात्रा पूरी करूं और पूरी करने के बाद उसे लौटा दूं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए चौथा कवितांश, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। बच्चे अर्थात चांद की बात सुनकर माँ बोली, संबोधन की, अरे सलोने, हे सुंदर, हे मनोहर, हे चंदा, कुशल करे भगवान। भगवान तेरा कुशल करे, तेरा मंगल करें, तुझ पर किसी का जादू का टोना न लग जाए, किसी का नज़र न लग जाए। तुम लोग बच्चों जानते होंगे चांद तो देखने को बहुत सुंदर है, इसलिए माँ कहती है कि हे चांद, तेरे पर किसी का नज़र न लग जाए, भगवान तुझे कुशल में रखें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पांचवा और छठा पद्यांश। इसमें कवि क्या कहते हैं, तो इसके बाद अगले स्लाइड देखिए। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़े यानी ठंडे, बात यानी कथा, डरती हूँ, भयभीत हो रही हूँ। एक नाप में, इसमें क्या कठिन शब्द हैं देखिए, नाप, नाप यानी माप, इसका अर्थ है क्या, माप। नाप का अर्थ है माप। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो बच्चों अब हम एक ब्रेक ले लेंगे, तो ब्रेक के बाद फिर पढ़ाऊंगा। बच्चों ब्रेक के बाद मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पढ़ा था पांचवा कवितांश, तो फिर से देखिए। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। जाड़े, जाड़े यानी ठंडे, जाड़े इसका अर्थ है ठंडे। ठीक है, नाप, नाप यानी माप। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो उसके बाद छठा कवितांश देखिए। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा,
बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी एक उंगल भर चौड़ा, उंगल यानी अंगुल, उंगल यानी अंगुल, ठीक है। तो कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो इसमें तो इतना ही कठिन शब्द हैं। तो अब हम इस कवितांश की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, कवि दिनकर जी का कहना है, माँ पुत्र चांद को कहती हैं, हे चांद, ये जाड़े की तो बात ठीक है, तू जो जाड़े की बात कर रही है यह तो ठीक है, मैं समझती हूँ ये जाड़े की मौसम है, ये तो ठंडे तुझे लग रहा है, ये ठीक है, पर मेरे मन में एक भय है, मैं डरती हूँ, मैं भयभीत हो जाती हूँ, क्योंकि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। एक नाप में अर्थात एक माप में मैं तुझको कभी भी नहीं देखा करती हूँ। तेरा रोज नाप बदलता है, तू एक नाप में नहीं रहता, इसलिए यह भय मेरे मन में आता है। तो उसके बाद छठा कवितांश देखिए, कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, 1 अंगुल भर चौड़ा अर्थात बहुत छोटा हो जाता है, और कभी 1 फुट मोटा, और कभी 1 फुट मोटा हो बन जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती हैं, हे चांद, तू कभी 1 उंगल भर चौड़ा हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटा बन जाते हो, किसी दिन तू बड़ा हो जाते हो और किसी दिन छोटा हो जाते हो, तेरा आकार सदा बदलता है। तो तुम मुझे बताओ, मैं कैसे झिंगोला सिलवा करूं? ठीक है। तो अब हम देखेंगे 7वां कवितांश और 8वां कवितांश में कवि का क्या कहना है। तो अगले स्लाइड देखिए। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। घटता बढ़ता, घटता यानी छोटा हो जाता, घटता यानी छोटा हो जाता, छोटा हो जाता। बढ़ता, बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता। घटता बढ़ता, रोज यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। तो उसके बाद 8वां कवितांश देखिए। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए। नाप यानी माप, रोज यानी प्रतिदिन, लिवाएं ये लेना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है, लिवाएं। सी दें, सीना क्रिया से ये हुआ है सी, सी दें, सी देना। एक झिंगोला, एक ढीला ढाला कुर्ता, हर रोज बदन में आए। बदन यानी शरीर, बदन यानी शरीर या देह, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कवि इस कवितांश में क्या कहना चाहते हैं, तो हम व्याख्या करेंगे।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। चांद घटता है और बढ़ता है रोज, प्रतिदिन उसका आकार छोटा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। किसी दिन ऐसा भी करता है, ऐसा भी दिन आता है तो ऐसा करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है, किसी की आंखों को तो नहीं दिखाई देता। तो बच्चों, तुम लोग जानते होंगे यह कौन सा दिन है जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता? यह अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल लुप्त हो जाता है, उसको कोई नहीं दिख पाते। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 8वां कवितांश। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लीवाएं। अब तू ही यह बता, माँ कहती हैं चांद को, हे चांद तू अभी तू यह बता मुझे, नाप तेरी नाप या माप रोज किस लिवाएं, किस प्रकार मैं लूँगा, किस नाप लूँगा। सीधे एक झिंगोला, मैं एक झिंगोला तेरे लिए सी दूँ जिसे तू रोज पहन सके, तेरे शरीर तू रोज पहन सके। ठीक है, तो तुम लोगों ने यह कविता को ठीक रूप से समझते होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब हम चर्चा करेंगे इस कविता से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका सारांश क्या है। ठीक है, तो देखिए स्लाइड में, चांद का जो झिंगोला, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। यह कविता एक व्यंग्य कविता है। इस कविता में सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसे ही वार्ता देने को कवि चाहते हैं। चांद रात के समय आसमान का यात्रा करता है। ठंडे की मौसम है, ठंडे की ऋतु में उसे यात्रा करना बहुत कष्ट हो जाता है। वो कांपते कांपते या सिकुड़ते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। वो अपनी माँ के पास आकर हट करता है, हे माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो, मैं पहनकर मेरी यात्रा करूं। यदि तू न सिलवा दे सकते तो भाड़े में या किराया में मुझे एक झिंगोला ला दो या कुर्ता ला दो, मैं उसे पहनकर यात्रा करूं और यात्रा समाप्त होने के बाद मैं लौटा दूं। यह बात सुनकर चांद की माँ सोच में पड़ जाती हैं, उन्हें चिंता आ जाती है, क्योंकि चांद का आकार हमेशा एक सा नहीं रहता, वो रोज बदलता है। वह कभी 1 उंगल भर चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, कभी घट जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है। तुम लोग जानते होंगे, तो पूर्णिमा के दिन वह गोल मोटल बन जाता है और अमावस्या के दिन वह किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे ही परिस्थिति में माँ सोचती है, मैं कैसी नाप लेकर मैं झिंगोला सिलवा दूं जिसे पहनकर चांद अपनी यात्रा पूरा कर सके। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे इस कविता से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तुम लोगों को पहले मैंने बताया था, परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक वस्तुनिष्ठ है और दूसरा दीर्घनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक एक वाक्य में तुम्हें उत्तर देना होगा और एक एक शब्द में उत्तर देना होगा। दीर्घनिष्ठ में
तुम्हें भावार्थ लिखना होगा। कवितांश दिया जाएगा, इसका भावार्थ तुम्हें 2-3 वाक्यों में देना ही पड़ेगा। तो आइए इस कविता में क्या क्या प्रश्न है हम देख लेंगे। तो देखिए अगले स्लाइड। हमने जो पढ़ा पद्यांश 1 और 2, इसमें क्या क्या प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, एक दिन कौन हट करने लगा। तुम लोग जानते होंगे इसका उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। एक दिन चांद हट करने लगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए, चांद हट करके किससे बोला। तो इसका उत्तर है चांद हट करके अपनी मां से बोला। तीसरा प्रश्न, चांद मां से क्या बोला। तो बच्चों तुम लोग जानते होंगे इसका उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर है चांद मां से बोला, मां मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला तुम सिलवा दो। ठीक है। तो अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, रात भर किस तरह की हवा चलती है। बच्चों देखिए इसका उत्तर, रात भर सनसन हवा चलती है, सनसन करके हवा चलती है। तो पांचवा प्रश्न देख लीजिए, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है। इसका उत्तर है चांद ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता है। ठीक है। तो इस प्रश्नों को अपनी अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। परीक्षा में इस प्रकार, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ ठीक है। तो देखिए पांचवा प्रश्न, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है। तो इसका उत्तर है चांद ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे पद्यांश 3 और 4 में क्या क्या प्रश्न हैं। तो अगले स्लाइड देखिए, चांद कहाँ सफर करता है। तो इसका उत्तर है, देखिए चांद आसमान का सफर करता है। चांद कहाँ सफर करता है, आसमान का। चांद किस मौसम में झिंगोला चाहता था, दूसरा प्रश्न। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है चांद जाड़े के मौसम में झिंगोला चाहता था। तो तीसरा प्रश्न देखिए, यदि झिंगोला न मिले तो चांद फिर क्या लेना चाहता है। तो इसका उत्तर है, यदि झिंगोला न मिले तो चांद भाड़े की कोई कुर्ता लेना चाहता है। तो चौथा प्रश्न है, मां चांद को क्या कहकर संबोधन करती हैं। इसका उत्तर है, देखिए मां चांद को सलोने कहकर वह संबोधन करती हैं। तो उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, चांद का कुशल कौन करेंगे। चांद का कुशल भगवान करेंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे छठा प्रश्न, चांद को क्या नहीं लगने चाहिए। तो इसका उत्तर है, चांद को जादू टोने यानी नजर नहीं लगने चाहिए। तुम लोगों ने तो देखा इस पद्यांश में क्या क्या प्रश्न है। अब हम देखेंगे पांचवा और छठा पद्यांश में क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो देखिए अगले स्लाइड, मां चांद को किसमें देख नहीं पाती। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। तो देखिए मां चांद को
एक नाप में देख नहीं पाती। तो इस पद्यांश का दूसरा प्रश्न, चांद कभी कितना चौड़ा हो जाता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांद कभी एक उंगल भर चौड़ा हो जाता है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, चांद कभी कितना मोटा हो जाता है? तो इसका उत्तर है चांद कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, चांद किसी दिन क्या क्या हो जाता है? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। तो देखिए, इसका उत्तर है चांद किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा भी हो जाता है, अर्थात वह रोज बदलता रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कवितांश 7वां और 8वां में क्या क्या प्रश्न हैं। तो देखिए अगले स्लाइड। चांद की नाप रोज क्या होती है? तो बच्चों, इसका उत्तर तुम जानते होंगे। इसका उत्तर बहुत सरल है। तो देखिए, इसका उत्तर है चांद की नाप रोज घटती है और बढ़ती भी है। वो बदलती हैं, घटती और बढ़ती हैं। तो इस कवितांश का दूसरा प्रश्न है, कौन सा दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? यह बहुत आसान सा प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो तीसरा प्रश्न है, चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना संभव नहीं था, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर देखिए, चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना संभव नहीं था क्योंकि वह एक नाप में कभी नहीं रहती, उसका आकार बदलता है। ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा है इस कविता से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है। तो अब हम तो देखिए अगले स्लाइड। समानार्थी शब्द लिखिए। तो शब्द हैं चांद, सफर और बदन। तुम्हें मालूम है कि समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। हम ऐसे एक शब्द लिखेंगे जिसका अर्थ इस शब्द के साथ समान होता है। इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो देखिए क्या क्या शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है चांद। चांद का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए इसका क्या उत्तर है, तुम लोग जानते होंगे इसका उत्तर। तो चांद का समानार्थी शब्द है चंद्रमा। तो उसके बाद हाँ, हेलो हेलो हेलो, बताइए तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक है। हाँ, विद्यालय का नाम? विद्यापीठ बाजार। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न है कहाँ कितना बड़ा लिखिए थे। कभी, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए।
ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो चांद, जो चांद शब्द, चांद का समानार्थी शब्द क्या है? यह चंद्रमा है। तो सफर, दूसरा शब्द है सफर। सफर का समानार्थी शब्द है यात्रा। तो तीसरा शब्द देखिए बदन। ये जो बदन जो शब्द है, बदन का समानार्थी शब्द है शरीर या देह। ठीक है, तो अब हम इस कविता के दूसरा प्रश्न देखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। ये विलोम क्या है? जिसे हम विपरीत शब्द कहते हैं। विलोम यानी विपरीत। हमें कुछ शब्द दिया गया है, तो देखिए कुशल, मोटा और घटता। हाँ, हेलो हेलो, हाँ हेलो। हाँ सर, समानार्थी शब्द किसको कहते हैं? थोड़ा फिर से बोलिए। हाँ, समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात जो शब्द दिया गया है इसके लिए हम और एक शब्द लिखेंगे जिसका अर्थ समान होता है। ये शब्द का अर्थ जो है उस शब्द का अर्थ वह भी है। ठीक है, तो देखिए जैसे चांद, चांद का समानार्थी शब्द है चंद्रमा। ये जो सफर है, सफर का समानार्थी शब्द है यात्रा। ये जो बदन है, बदन का समानार्थी शब्द है शरीर। चांद का अर्थ जो है, चंद्रमा का अर्थ भी वही है। ठीक है, अब हम देखेंगे विलोम शब्द कुशल। कुशल जो शब्द है इसका विलोम शब्द या विपरीत शब्द क्या है? तो देखिए इसका उत्तर, कुशल शब्द का विलोम शब्द है अकुशल। इसमें अ उपसर्ग लगा है, तो अंग्रेजी में इसे नेगेटिव प्रीफिक्स कहते हैं। ये उपसर्ग लगकर यह विलोम शब्द बना है, कुशल अकुशल। तो उसके बाद दूसरा शब्द देखिए मोटा। मोटा का पतला, उसके बाद घटता, घटता का बढ़ता। तो तीसरा प्रश्न देखिए लिंग बताइए। तो क्या क्या शब्द हैं? ऊन, यात्रा और नाप। ये जो ऊन है वह पुल्लिंग शब्द है, यात्रा स्त्रीलिंग है और नाप स्त्रीलिंग है। तो चौथा प्रश्न देखिए वचन बदलाइए। हवा, भाड़ा और दिन। ये जो हवा है इसका यह एकवचन में है, तो इसका बहुवचन रूप है हवाएं। भाड़ा यह एकवचन में है, इसका बहुवचन रूप है भाड़े। तो उसके बाद दिन, इसका बहुवचन रूप भी वही दिन है, क्योंकि यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका एकवचन और बहुवचन रूप समान रहता है। तो पांचवा प्रश्न देखिए मूल क्रिया रूप लिखिए। सिलवाना और लिवाना। सिलवाना जो क्रिया है इसका मूल रूप है सीना। लिवाना जो क्रिया है इसका मूल रूप है लेना। यह प्रेरणार्थक रूप में लिखा गया है सिलवाना और लिवाना। इसका मूल क्रिया रूप है सीना और लेना। ठीक है, तो समय तो बहुत कम है, तो आज के लिए इतना। मैं फिर से और एक नया विषय लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।